हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी को फिर से मेरे एक नए वीडियो में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं ट्वेल्थ इंग्लिश का जो पोएट्री के जितने भी चैप्टर है, यानी कि 10 चैप्टर है, सभी का हम लोग आज ऑब्जेक्टिव करेंगे। और जितने भी क्वेश्चन बैंक में इससे क्वेश्चन आए हुए हैं, सभी क्वेश्चनों को हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है हमारा, जॉन डन इज ए जॉन डन इज ए डैश पोइट। तो जॉन डन कैसे पोइट है? तो याद रखिएगा कि जॉन डन एक मेटाफिजिकल पोइट है। और वह जो थे, ये भी याद रखिएगा कि वह व्यंग्यात्मक थे और लिखित थे। देखिए, लिरिकल एंड सट्रिकल मेटाफिजिकल पोएट थे, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और जॉन डन ने स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोज को लिखा है। चलिए, हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, जॉन डन इज द पायोनियर ऑफ डैश पोएट्री। तो पायोनियर ऑफ वह मेटाफिजिकल पोएट थे, याद रखिएगा, मेटाफिजिकल पोएट थे जॉन डन जी। और ये भी आप लोग याद रखिएगा कि उनका जो जन्म है वह 1572 में हुआ था। 1572 में उनका जन्म हुआ था जॉन डन जी का। डॉन स्टडीड लव एंड रीड। तो जो जॉन डन थे वह किस चीज़ की पढ़ाई करते थे? तो वह जो स्टडी करते थे लव की और उसके साथ ही वह थियोलॉजी की भी पढ़ाई करते थे वह। तो चलिए और अगले में चलते हैं। और ये भी याद रखिएगा कि जहाँ पर वह काम करते थे उसी के भतीजी से उन्होंने शादी कर लिया था, जिसके वजह से उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। और यह एक कैथोलिक धर्म से आते थे। बट बिलीव डैट आई शेल मेक ए स्पाइडर जर्नी सिंस सिंस आई टेक डैश इज फ्रॉम। तो देखिए, यह जो लाइन है यह कहाँ से लिया गया है, जिसमें जॉन डन बता रहे होते हैं कि मैं हमेशा के लिए नहीं जा रहा, बल्कि मैं तो यूँ गया और फिर यूँ आ जाऊँगा। तो यह जो है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट वो से लिया गया है कि मुझ पर विश्वास रखो, यही है उस लाइन में कहा गया। देखिए, जॉन डन थिंक दैट डैश इज सर्टेन। तो जॉन डन बताते हैं कि हमारा जो मृत्यु है वह एक सर्टेन है, यानी कि निश्चित है। डेथ इज सर्टेन। जॉन डन बताते हैं थिंक दैट डेथ इज सर्टेन, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा जो ए है वह सही हो जाएगा, याद रखिएगा। और देखिए, और यह जो जितने भी स्पेलिंग लिखा रहा है यह सब ओल्ड इंग्लिश है, याद रखिएगा, ओल्ड इंग्लिश। तो देखिए, डेट थाउस्ट लॉस्ट मी थाउस्ट सेस्ट इज फ्रॉम। तो यह कहाँ से लिया गया? यह जो लाइन है तो यह लिया गया है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट वोट से, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट वोट से। और देखिए, डॉन कंपेयर्स हिज जर्नी ऑफ लाइफ टू डेट द। तो देखिए, जो डॉन अपने आप को कंपेयर करते हैं किससे करते हैं? तो वो सूरज से कंपेयर करते हैं। वो कहते हैं कि जैसे सूरज जैसे रोज सुबह आता है और फिर शाम को चला जाता है, ठीक मैं भी उसी प्रकार हूँ। मैं भी जाऊंगा और फिर मैं यहाँ पर लौट कर चला आऊंगा। डैश वाज टू ग्लेडली एक्सेप्ट डेथ। तो कौन है जो डेथ को अच्छी पूरी तरह से वह एक्सेप्ट करते हैं? तो जॉन डन, याद रखिए, जॉन डन जो है वह डेथ को एक्सेप्ट करते हैं। और देखिए, हमारा सेकंड नंबर चैप्टर अब स्टार्ट हो चुका है। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज फ्रॉम। तो जो आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग इज माई सेल्फ जो है, यह जो लाइन है यह कहाँ से लिया गया है? तो यह जो लाइन है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का है, याद रखिएगा। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ सिंग माई सेल्फ, यह जो लाइन है यह सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है। और इसके जो लेखक है वह है हमारे वाल्ट विथमैन जी, याद रखिए, जो इसके जो लेखक है वह है हमारे वाल्ट विथमैन जी। और चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। देखिए, हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन है, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। तो यह जो लिखने वाले हैं हमारे वाल्ट विथमैन जी, याद रखिएगा, जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के राइटर है, यानी कि वाल्ट विथमैन जी। और ये भी याद रखिएगा कि इनका जो जन्म है 1819 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1892 में हुआ था, याद रखिएगा, 1892 में। ये जो जितने भी मैं आपको बताते चलूँगा वह बहुत ही इम्पोर्टेंट्स होंगे आपके लिए। और देखिए, यहाँ पर हमारा 11वां नंबर क्वेश्चन है, द लाइन होपिंग टू सीज नो टिल डेथ इज रिटन बाय। तो यहाँ ये भी जो है होपिंग टू सीज नो टिल डेथ, ये भी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का ही लाइन है। और ये भी आप लोग याद रखिएगा, जो वाल्ट विथमैन है वह एक पीपल पोइट थे, यानी कि व्यक्तियों के लिए, व्यक्ति का जो व्यक्तिगत पोइट होता है वह पीपल पोइट थे। और यह अमेरिका से थे, ये भी आप लोग याद रखेगा। और ये इन्होंने बहुत सारे कामों को किया है, जैसे ये प्रिंटर थे, टीचर थे, एडिटर थे। और उसके साथ साथ ही सिविल वार में उन्होंने वॉलंटियर नर्स का भी काम किया था। और इनका जो
कई सारी रचनाएं हैं जैसे लिप्स ऑफ ग्रास, ड्रम टाइप्स, ये सब जो रचनाएं हैं इनकी बहुत सारी फेमस हुई है। तो चलिए और भी हम लोग आगे सब कुछ जानते चलेंगे और देखते हैं। द लाइन आई नाउ 37 ईयर ओल्ड इन परफेक्ट हेल्थ बेगिन हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोयम। तो इसमें बताते हैं वर्ल्ड विथ मैन जी कि मैं अभी 37 साल का हूँ और फिर भी मैं पूरी तरह से फिट हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो भी है ना सब गीतात्मक तरीके से जितने भी यह लाइन है सब गाया जा सकता है। और जो वर्ल्ड विथ मैन है यह अपने लिए गाना गाते हैं, खुद में ही गाना गाते हैं और खुद ही सुनते हैं। तो यह जो है इसमें बताता है कि मैं 37 ईयर ओल्ड हूँ यानी कि 37 साल का हूँ और मैं परफेक्ट हूँ और हेल्दी भी हूँ। तो यह बताते हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में, यानी कि पूछ रहा है यह जो लाइन है यह कहाँ से लिया गया है। तो यह सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है। और डैश वर्क इंक्लूड लिप्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम टैप्स दो ड्रम टैप्स। देखिए यह 2021 में पूछा जा चुका है और जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन है सब क्वेश्चन बैंक से ही क्वेश्चन है। तो देखिए डैश वर्क इंक्लूड लिप्स ऑफ ग्राफ्स एंड ड्रम टाइप्स, जो इसको जो लिखने वाले हैं वह कौन है। तो यह है वाल्ट विथमैन जी, याद रखिएगा। लिप्स ऑफ ग्राफ्स और ड्रम टाइप्स को लिखने वाले हैं यहाँ पर याद रखिएगा। लिप्स ऑफ ग्राफ्स और ड्रम टाइप्स को लिखने वाले हमारे हैं वाल्ट विथमैन जी। और ये भी याद रखिएगा कि जो लिप्स ऑफ ग्रास है, लिप्स ऑफ ग्रास यह 1855 में पब्लिश्ड हुआ था, 1855 में पब्लिश्ड हुआ था। और चलिए हम लोग और भी आगे क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन है, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम इज फ्रॉम। तो यह भी जो फर्स्ट लाइन है, यह जो कविता है उसका फर्स्ट लाइन ही यही है और यह सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का जो फर्स्ट लाइन है और वही से लिया गया है। और देखिए वाल्ट विथमैन वाज एन, तो यह कैसे पोइट है। देखिए यह कहाँ के पोइट है, तो यह एक अमेरिकन पोइट है। मैंने आपको कुछ देर पहले ही आपको बताया था कि यह अमेरिका में रहते थे, यानी कि अमेरिकन पोइट है ये। तो चलिए देखते हैं और भी हम लोग आगे। हु इज द स्पीकर द पोयम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो यह इसमें जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है वह स्पीकर किसके लिए गाना गाते हैं, वो कौन है। तो द पोइट हिमसेल्फ, वो खुद के लिए गाते हैं। इसमें जो स्पीकर है वो खुद के लिए ही गाते हैं। और देखिए हमारा जो 17 नंबर क्वेश्चन है, एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम इज टेकन फ्रॉम। तो आप लोग जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन चल रहे हैं उनको आप लोग कमेंट में बताते चलिएगा, ताकि मुझे मालूम चलेगा कि आप लोग देख रहे हो या फिर नहीं देख रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है ये भी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से ही लिया गया है। तो आप लोग याद रखिएगा कि जो लाइन से क्वेश्चन आते हैं, जो लाइन्स पूछा जाता है आपसे, वो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। तो उसे आप लोग जब भी आप लोग चैप्टर को पढ़ेंगे तो लाइन्स को हमेशा हमें याद रखने की कोशिश करना है, ताकि हमें हमेशा लाइन्स याद रहे। और अच्छे से अगर पढ़ा जाए तो लाइन्स याद ही हो जाता है बल्कि। और चलिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग और भी क्वेश्चन किया है। देखिए हु रोट फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड्स बिलोंग्स टू यू। यहाँ पर जो बताते हैं वर्ल्ड विथ मैन कि जिस कण से मैं बना हूँ उसी कण से तुम भी बने हो, जो कण मेरे अंदर है वही चीज तुम्हारे अंदर भी है। और यहाँ पर जो मानसिक तुलना वह करते हैं कि यह हमारे ऊपर है कि हम खुश रहते हैं या फिर खुश नहीं रहते हैं, क्योंकि जिस चीज़ से मैं बना हूँ उसी चीज़ से तुम भी बने हो। और यह कहते हैं हमारे वर्ल्ड विथ मैन जी, याद रखिएगा वर्ल्ड विथ मैन जी। और हमारा जो 19वां नंबर क्वेश्चन है, होपिंग टू सीज नो टिल डेथ इज फ्रॉम। तो होपिंग टू सीज नो टिल डेथ ये भी हमारा लिया गया है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से, याद रखिएगा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से ही लिया गया है। और 20 नंबर क्वेश्चन है हमारा, नेचर विथआउट चेक विथ ओरिजिनल। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, एक बार अच्छा तरह से देखा जाए तो नेचर विथआउट चेक विथ ओरिजिनल, क्या ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा ह्यूमन बीइंग, या फिर हमारा ऑप्शन नंबर बी बर्ड्स, या फिर एनर्जी, या फिर स्पेयर्स होगा। तो हमारा यहाँ पर जो यहाँ पर आंसर हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी है यह हो जाएगा, याद रखिए एनर्जी। नेचर विथआउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी, याद रखिएगा ओरिजिनल एनर्जी। और लिप्स ऑफ ग्राफ्स वाज पब्लिश्ड इन, देखिए यहाँ पर मैंने आपको उस वक्त आपको बताया था और यहाँ पर देखिए वह क्वेश्चन भी आ चुका है। तो जो लिप्स ऑफ ग्राफ्स है वह 1855
1855 में पब्लिश्ड हुआ था। याद रखिएगा 1855 में वह पब्लिश्ड हुआ था। और देखिए हमारा 22 नंबर क्वेश्चन कौन से हैं। ह्यूमन लाइफ इज नॉट बेटर देन डेथ। देखिए हमारा जो 22वां नंबर क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन हमारा नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से। याद रखिएगा ह्यूमन लाइफ इज नॉट बेटर देन, यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है, यहाँ पर डेथ यानी कि मृत्यु हो जाएगा। मनुष्य का जो जीवन है वह मृत्यु से बेहतर नहीं हो सकता है। देखिए यहाँ पर, और इसमें जो है W.H. ऑर्डन जी, यानी कि जिनका पूरा नाम है विंस्टन ह्यू ऑर्डन, जिनका जन्म 1907 में हुआ था, यह मनुष्य को बारे में बताते हैं मनुष्य के अंतिम चरणों के बारे में। जैसे कि इनके चैप्टर का नाम ही है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। याद रखिएगा नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इनके चैप्टर का नाम है, जिसमें यह बताते हैं कि जो पत्ते जो है वह तेजी से गिर रहे हैं। पत्ते जो है वह तेजी से गिर रहे हैं, जिसमें वह मनुष्य को ये बताते हैं कि मनुष्य जैसे बचपन में होता है वह हमेशा ही उसी तरह नहीं होता है, बल्कि वह धीरे धीरे वो भी मृत्यु की गोद में चला जाता है। उसी को इशारा करते हुए वो बताते हैं। और देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, और भी इसके साथ हम लोग बातें करते चलेंगे। ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस इज फ्रॉम। तो ट्रेवलर्स इज देयर लास्ट डिस्ट्रेस फ्रॉम, यह जो लाइन है यह कहाँ से लिया गया है, तो यह लिया गया है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से। याद रखिएगा नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। एंड नाइटिंगेल इज डम्ब, नाइटिंगेल क्या हो गया है, वो नाइटिंगेल डम्ब हो गया है। यहाँ पर लिखा हुआ होता है एंड नाइटिंगेल इज डम्ब एंड एंजल विल नॉट कम। यहाँ पर जो पूरा लाइन है यह जो कहाँ से लिया गया है, नाइटिंगेल डम्ब हो गया है, और जो एंजल है जो भगवान का दूत है वो भी अब नहीं आने वाला है। यह लिया गया है हमारा नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से। और ये भी आप लोग याद रखिएगा जो W.H. ऑर्डन जी है, उन्हें 1948 में पुलित्जर प्राइज मिला हुआ था एज ऑफ एंजाइटी। उनकी जो एक रचना है एज ऑफ एंजाइटी, उसके लिए 1948 में उन्हें पुलित्जर प्राइज मिला हुआ है। एंड द एक्टिव हैंड मस्ट लोनली ऑन सेपरेट नीज। और मैं इसके साथ साथ कई चीज़ आपको इसलिए बताता चलता हूँ ताकि आपका जो एग्जाम होगा, हो सकता है इससे अगर अलग क्वेश्चन आए तो वो आपको बहुत मदद करेगा, इसके लिए मैं आपको बताते चलता हूँ। देखिए, और 25 नंबर क्वेश्चन है हमारा एंड द एक्टिव हैंड्स डैश मस्ट डैश लोनली ऑन द स्प्रेड नीज। तो यहाँ पर जो हमारा जो एक्टिव हैंड्स है वह क्या हो चुका है, वह फ्रीज हो चुका है, एक तरह से वह जम गया है। और हम लोग थोड़ा सा स्पीड बनाए रखेंगे ताकि हम लोग अंत तक और आपका समय भी ज़्यादा नष्ट ना हो। हु रन स्कोल्डिंग फॉर देयर फूड इन नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट। नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, यहाँ पर स्कोल्डिंग क्या हो, तो जो बच्चों का खेलने वाला होता है, ट्रोल्स जो होता है जिस पर बच्चे घूमते हैं, उसके बारे में बताया गया है इसमें। नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट टॉक्स अबाउट द डैश ऑफ ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन का जो फ्रस्ट्रेशन है उसके बारे में इसमें बताया गया है, कैसे इंसान होता है। नर्सिंग प्लांट के बारे में बताया गया है इसमें। हुज वाइट वाटर फॉल कुड ब्लेस ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस। यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है डिस्ट्रेस हो जाएगा। इसमें बताता है कि वह जो वाइट वाटरफॉल है वह हमें आशीर्वाद दे रहा है, वाइट वाटरफॉल जो कि झरना है। फॉर ऑर्डन पोएट्री वाजे, ऑर्डन के अनुसार यानी कि W.H. ऑर्डन के अनुसार उनके लिए पोएट्री क्या है, तो उनके लिए पोएट्री एक सीरियस गेम है। याद रखिएगा उनके लिए एक जो पोएट्री है, कविताएं है, वह एक सीरियस गेम है। डैश डाई टू ट्यूबरोक्लोसिस एट द एज ऑफ 26। याद रखिएगा जो 26 साल के उम्र में ट्यूबरोक्लोसिस से कौन मर गए थे। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 26 साल के उम्र में कौन मर गए थे। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा और टू ऑटम का। यह याद रखिए क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन है हमारा और टू ऑटम के, और इसके लिखने वाले हैं जॉन कीट। उन्हीं की जो मृत्यु है हो जाती है 26 साल की उम्र में ही, और वो भी ट्यूबरोक्लोसिस के कारण। तो चलिए और भी हम लोग आगे इनके बारे में जानते हैं। 30 नंबर हमारा क्वेश्चन है हु हाउ वाज द लास्ट ओजिंग आवर बाय आवर इज फ्रॉम। यह कहाँ से लिया गया है, तो यह जो लिया गया है हमारा
नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से लिया गया है। जिस नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से लिया गया है, ये आप लोग याद रखें, जिसके लेखक है जॉन किट जी। यहाँ पर चैप्टर का नाम बल्कि रहना चाहिए था नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। और ये भी आप लोग याद रखेगा कि जॉन किट जो है उनका जो जन्म है वह मूनफील्ड लंदन में हुआ है, मूनफील्ड लंदन में। और यह एक रोमांटिक पोइट और यह नेचर के भी अच्छे पोइट, ये भी आप लोग याद रखेंगे, नेचर के भी अच्छे पोइट है। नेचर से इन्हें लगाव है। टू बेंड द एप्पल्स मोस्ट कोटेज ट्री इज फ्रॉम, तो यह भी लिया गया है और टू ऑटम से, याद रखिएगा और टू ऑटम से। किट वाज ए डैश पोइट, तो किट वाज ए, अभी मैंने आपको बताया है कि वह एक रोमांटिक पोइट है। जॉन किट को किट से दर्शाया गया है। ऑटम इज ए सीजन ऑफ, हाँ, और मैं ये भी आपको बता दूं यहाँ पर जो और टू ऑटम में ऑटम सीजन के बारे में बताया गया है, जिसमें सूर्य और ऑटम दोनों मिलकर आपस में बातचीत कर रहे होते हैं और ये बताते हैं कि दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि क्या पेड़ों में फल को लाद दिया जाए, इस तरह से वो अपने आप में बात कर रहे होते हैं। और ऑटम इज सीजन ऑफ, यह क्या है, फ्रूटफुलनेस है, याद रखिएगा फ्रूटफुलनेस। हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और डैश एग्जिबिट द प्रिंसिपल्स ऑफ डैश इन नेचर, तो हमारा जो यहाँ पर आंसर है डैश एग्जिबिट्स द प्रिंसिपल ऑफ इज नेचर। तो यहाँ पर आप लोग कमेंट में बताइए कि यह हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है वह हो जाएगा हमारा, यहाँ पर आंसर हमारा मैच्योरिटी हो जाएगा। बल्कि यहाँ पर कई सारे आगे जो क्वेश्चन है वह थोड़ा सा छूट गया है, इसके लिए इसमें ज़रा सा प्रॉब्लम है, मैं आपको इसे सॉल्व कर दूंगा। ये यहाँ पर जो ऑप्शन सी हो जाएगा मैच्योरिटी, ये आप लोग याद रखेगा। हु रोट इंडीमियम एंड हाइपेरियन, ये आप लोग याद रखेगा। यह जो स्टोरी ऑफ इंग्लिश है वहाँ भी इस क्वेश्चनों को पूछा जाता है इंडीमियम और हाइपेरियन के बारे में। तो ये इसके भी लेखक है हमारे जॉन किट जी, याद रखिएगा जॉन किट जी इसके लेखक है। ऑटम स्टार्ट विद द डिपार्चर ऑफ डे सीजन, तो ऑटम जो है वह किस सीजन के बाद स्टार्ट होता है, तो वह समर के बाद स्टार्ट होता है, याद रखिएगा समर के बाद स्टार्ट होता है। वाल्टर डेलामेयर मेक अस अवेयर ऑफ द, तो यहाँ पर जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ। और वाल्टर डेलामेयर वाज बोर्न इन द ईयर, यहाँ पर देखिए कि वाल्टर डेलामेयर जी का जन्म कब हुआ था। और देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है, जो वाल्टर डेलामेयर जी का जन्म कब हुआ था, तो याद रखिएगा जो वाल्टर डेलामेयर जी है उनका जो जन्म हुआ था यहाँ पर 1873 में, याद रखिएगा वाल्टर डेलामेयर जी का जन्म 1873 में हुआ है। और ये भी आप लोग याद रखिएगा कि वाल्टर डेलामेयर जी को क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय द्वारा 1953 में उन्हें ऑर्डर ऑफ मेरिट मिला है, ऑर्डर ऑफ मेरिट। और इसमें वह एक लेडी के बारे में बात करते हैं जो कि वेस्टर्न लेडीज है, वेस्ट की जो लेडी है और वेस्ट की जो सबसे सुंदर लेडी है उसके बारे में वो बात कर रहे होते हैं। और उनकी जो लेडी है उनकी मृत्यु हो गई है और उनके ग्रेवयार्ड के पास यह जो पोइट है वहां पर बैठे हुए हैं और वहीं पर ये सब बातों को करते हैं। देखिए, इन विच पोएम डज द पोइट एक्सप्रेस हिज सैड फीलिंग फॉर ए ब्यूटीफुल लेडी, यहाँ पर ब्यूटीफुल लेडी यह कहाँ किस चैप्टर से है, तो देखिए इन विच पोएम किस पोएम से है, तो यह एन एपिताफ से है जिसमें इस ब्यूटीफुल लेडी के बारे में बताया गया है। और यहाँ पर जो देखिए हमारा जो क्वेश्चन 41 नंबर क्या है, एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेम्बर, हु इज आई, यहाँ पर जो व्हेन आई का प्रयोग जो है वाई आई का वह खुद के लिए पोइट इस्तेमाल किए हैं। इसमें बताते हैं कि अगर मैं मर जाऊंगा तो फिर तुम्हें कौन याद रखेगा, इसमें आई अपने लिए प्रयोग करते हैं, पोइट खुद के लिए। पोइट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा। डैश वाज ऑनर्ड विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953, देखिए यहाँ पर ऑर्डर ऑफ मेरिट जो यहाँ पर वाल्टर डेलामेयर जी को मिला है, याद रखिएगा वाल्टर डेला। और ये भी याद रखिएगा कि उन्हें किसने दिया है, तो क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय ने उन्हें दिया था। वाल्टर डेलामेयर बिलोंग्स टू द, वाल्टर डेलामेयर जो किस सेंचुरी से बिलोंग करते हैं, तो वो 20th सेंचुरी से
बिलोंग करते हैं, यह भी याद रखिएगा। एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर, इसमें भी वही बताया गया है कि अगर मैं मर जाऊंगा तो तुम्हें कौन याद रखेगा। एंड एपिताफ में इस लाइन लाइन की चर्चा की गई है। रोट ए नंबर ऑफ चिल्ड्रन पोएम्स, यहाँ पर क्या है कि कौन है जो रोट ए नंबर ऑफ चिल्ड्रन पोएम, तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा यह वाल्टर डेलामियर। चिल्ड्रन पोइट के नाम से हमारे वाल्टर डेलामियर जी जाने जाते हैं। और देखिए यहाँ पर द सोल्जर इज ए डैश पोएम, द सोल्जर जो है वार पोएम है और इसके लिखने वाले हैं हमारे रूपर्ट ब्रूक जी, याद रखिएगा रूपर्ट ब्रूक जी इसके लिखने वाले हैं। वह एक सोल्जर भी है और वह उसके साथ साथ एक लेखक भी है। और यहाँ पर देखिए द लाइन इन हार्ट एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन इज फ्रॉम, यहाँ पर वह बताते हैं कि अगर मैं दुश्मन की जगह पर स्थान पर जाकर अगर मैं मर जाता हूँ तो वह स्थान हमेशा के लिए, जहाँ पर मुझे दफनाया जाएगा वह स्थान हमेशा के लिए वह इंग्लिश यानी कि इंग्लैंड का हो जाएगा। इंग्लैंड से है इसलिए उन्होंने इंग्लैंड के बारे में बताया गया है कि जो भी सोल्जर अगर कहीं पर जाकर वह मर जाता है और जिसे वहां पर दफनाया जाता है वह हर हमेशा इंग्लैंड का ही हो जाता है। और ये भी याद रखिएगा आप लोग कि यह जो है सोनेट है, यह जो पूरा है जितने भी इसमें लाइन है वह पूरी तरह से सोनेट है और यह एक वार पोयम है, वार पोयम है। डैश हैज रिटेन द पोयम, इस पोयम को यानी कि यह जो पोयम है द सोल्जर, इसे कौन लिखा है द सोल्जर को, तो रूपर्ट ब्रूक जी ने लिखा है। यहाँ पर रूपर्ट ब्रूक प्रेस, तो यह कहाँ से थे रूपर्ट ब्रूक जी, तो वह इंग्लैंड से थे, याद रखिएगा। डैश इज रिमेंबर एज वार पोइट, तो वार पोइट से कौन जाने जाते हैं, कौन याद किए जाते हैं, तो वह रूपर्ट ब्रूक जी, रूपर्ट ब्रूक जी। ए डस्ट वूम बोर सेप्ट मेक अवेयर, यहाँ पर वह बताते हैं, वह यहाँ पर बताते हैं कि मैं जो इंग्लैंड की कण से बना हुआ हूँ, इंग्लैंड के हवाओं से बना हुआ हूँ। वहाँ पर अपने इंग्लैंड, अपने जो देश है उसके बारे में वो बताते हैं। द इमेज द प्रेसेस ऑफ डैश रन थ्रू द पोयम द सोल्जर, द सोल्जर में किसकी इमेजेस के बारे में बताया गया, तो वह इंग्लैंड के बारे में बताया गया है, ये आप लोग याद रखिएगा। द टर्म्स कॉन्सील्ड इन द सोल्जर स्टैंड्स फ्रॉम, तो यहाँ पर जो कॉन्सील्ड है वह कहाँ पर स्टैंड करता है, वह कहाँ पर स्टैंड करता है, तो आप लोग बताइए कि यहाँ कहाँ पर स्टैंड करता है। क्या वह हिडन है, डिसअपीयर्ड है, एब्सेंट है या फिर मिस्टीरियस है, या फिर वह मिस्टीरियस है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा जो कॉन्सील्ड है यह एक हिडन हो जाएगा, हिडन है वह, हिडन। ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा द सोल्जर इज एन, द सोल्जर क्या है, तो यह एक सोनेट है, याद रखिएगा द सोल्जर सोनेट है। ए पल्स इन द इंटरनल माइंड इज फ्रॉम, ए पल्स इज इंटरनल माइंड, यह कहाँ से लिया गया है, तो यह द सोल्जर से लिया गया है, याद रखिएगा। अकॉर्डिंग टू टी.एस. इलियट मैकेविटी इज द, तो यह अब हम लोग आ चुके हैं मैकेविटी द मिस्ट्री गार्ड, जिसे लिखने वाले हमारे हैं टी.एस. इलियट जी। तो यहाँ पर देखिए मैकेविटी को हम लोग यहाँ पर नेपोलियन क्राइम के बारे में बताया गया है, नेपोलियन क्राइम, नेपोलियन ऑफ क्राइम के बारे में। मैकेविटी इज कॉल्ड ऑफ, तो मैकेविटी जो है उसके पास एक हिडन पाव है, हिडन पाव। मैकेविटी इज सेड टू बी मिस्टीरियस बिकॉज, क्योंकि उसके पास हिडन पाव है इसलिए उसे मिस्टीरियस बताया गया है मैकेविटी को। मैकेविटी इज मिस्टीरियस कैट एंड हिज फुटप्रिंट आर नॉट फाउंड इन एनी फाइल ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड इट इज फ्रॉम, यहाँ पर जो यह जो लाइन है यह कहाँ से लिया गया है, तो यह जो लाइन है यह लिया गया है मैकेविटी द मिस्टीरियस मिस्ट्री कैट से, जिसमें बताया गया है कि मैकेविटी आती है और वह अपना क्राइम भी करती है और वहाँ पर अपना एक फुटप्रिंट तक नहीं छोड़ती है, इतनी अच्छी तरह से, इतनी बारीकी से वह क्राइम करती है। देखिए हु वाज born in USA but eventually settled in England, तो यहाँ पर जो टी.एस. इलियट है उनका जो जन्म हुआ था वह अमेरिका में हुआ था, लेकिन वह इंग्लैंड में बाद में जाकर बस गए हुए थे। टी.एस. इलियट इज ए डैश पोइट, यहाँ पर देखिए टी.एस. इलियट जो है वह कब के पोइट है, इसमें पूछ रहा है कि टी.एस. इलियट जो है वह कब के पोइट है, किस सेंचुरी के वह पोइट है। तो टी.एस. इलियट के बारे में आप लोग बताइए कि वह किस सेंचुरी के
पोइट है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 20th सेंचुरी के। यह टी.एस. इलियट जो है यह 20th सेंचुरी के पोइट है। मैकैविटी इज फुल ऑफ, तो मैकैविटी जो फुल है वह डिसीटफुलनेस, धूर्तता से वह भरी हुई है, डिसीटफुलनेस से मैकैविटी। द वेस्टलैंड इज रिटेन बाय, तो वेस्टलैंड को लिखने वाले हमारे हैं टी.एस. इलियट जी, याद रखिएगा। द वेस्टलैंड को लिखने वाले हैं हमारे टी.एस. इलियट जी। मैकैविटी द मिस्ट्री कैट हैज बीन टेकन फ्रॉम, तो यह लिया गया है द ओल्ड पोएम ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स, याद रखिएगा यह संग्रह है जिसे लिया गया है द मैकैविटी द मिस्ट्री कैट को। हु फाइंड मैकैविटी ले एंड हाल्फ एस्लीप, कहाँ लिया गया है कि मैकैविटी हाल्फ एस्लीप, यहाँ पर मैकैविटी को स्नेक की तरह कंपेयर किया गया है, याद रखिएगा मैकैविटी को स्नेक की तरह कंपेयर भी किया गया है इसमें। तो यहाँ पर टी.एस. इलियट जी लिखते हैं और व्हेन द मिल्क इज मिसिंग और अनदर पैक बीन शिफ्टेड, यहाँ पर बोलते हैं अगर घर से दूध गायब है तो यहाँ पर एक ही है जो यह कर सकता है, जिसके बारे में यह बताया गया है। यह लाइन लिया गया है मैकैविटी द मिस्ट्री कैट से। मैकैविटी द मिस्ट्री कैट से हिज ब्रो इज डीपली लाइन विथ थॉट, हुज ब्रो इज द पोएट टॉकिंग अबाउट, तो उसका जो भाव है वह एकदम बहुत ही बड़ा है। यह पोएट जो है यह किसके बारे में बताते हैं, तो यह मैकैविटी के बारे में बताते हैं। मैकैविटी जो कि बिल्ली है उसके बारे में। फायर हिम इज कंपोज्ड बाय, तो फायर हिम को लिखने वाले हैं हमारे के.एन. दारूवाला, यानी कि के.एन. दारूवाला। और वह एक पारसी थे, जोरोस्ट्रियन धर्म से थे, ये आप लोग याद रखें। द स्पीकर इन फायर हिम बिलोंग्स टू डैश रिलीजियन, तो उनका जो रिलीजियन था वह जोरोस्ट्रियन रिलीजियन से आते थे, ये आप लोग याद रखिएगा, पारसी धर्म से आते थे। और पारसी धर्म में जलाया नहीं जाता था, लेकिन उनके बच्चे को जो टावर ऑफ साइलेंस होता है 1000 ऑफ मील्स दूर होने के कारण उनके बच्चे को उन्हें जलाना पड़ा था। उसी के वह दुखी में है, और जब वह सुबह में टहल रहे होते हैं अपने पिता के साथ, तो वह कहते हैं कि मैंने बहुत बड़ा गलती किया था। द लाइन वी सो एम्ब्रेंस लॉजिंग देयर रेडनेस हैज बीन टेकन फ्रॉम, तो यहाँ पर यह हो जाएगा हमारे फायर हिम से यह लिया गया है कि यह जो आग है वह एकदम कितना बड़ा हो रहा है और भयंकर तरीके से फैल रहा है। क्रॉसिंग ऑफ रिवर इज एन इम्पोर्टेंट वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स रिटेन बाय क्रॉसिंग द रिवर, ये भी जो है यह के.एन. दारूवाला की रचना है। देखिए यहाँ पर आई स्वोर टू सेव फायर फ्रॉम द सीन ऑफ, यहाँ पर देखें आई स्वोर टू सेव फायर फ्रॉम द सीन ऑफ। और ये भी आप लोग याद रखिएगा कि जो के.एन. दारूवाला है यह एक इंडियन पोइट है। इनका जो जन्म हुआ था लाहौर के पाकिस्तान में हुआ था, याद रखिएगा लाहौर के इनका पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था। और यहाँ पर देखिए इसमें अपने पिता के साथ घूम रहे होते हैं और वही को अपने पिता से ये सब बातें, अपने पिता और इनके मन में जो भी बातें होती है वो अपने आप को वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। देखिए आई स्वोर टू सेव फायर फ्रॉम द सीन ऑफ, तो क्या हमारा सीन होगा, हैट्रेड होगा, फोर्सफुलनेस होगा या फिर ब्लेसिंग होगा, यहाँ पर क्या होगा आप लोग कमेंट में बताइए यहाँ पर कि क्या होगा। तो हमारा जो यहाँ पर है फोर्सफुलनेस हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी में है फोर्सफुलनेस हो जाएगा। वो नहीं चाहते थे लेकिन फिर भी अपने बेटे को वहाँ पर देना पड़ा था, आग के हवाले करना पड़ा था। हु हैज़ वायोलेटेड द ट्रेडिशन ऑफ रिलीजन बाय क्रेमेटिंग, तो यह जो है यह के.एन. दारूवाला का है, याद रखिएगा के.एन. दारूवाला का। द डैश फॉरगेट इट्स डाइड, द डैश फॉरगेट्स इट डाइड, तो यहाँ पर जो हमारा हो जाएगा, यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन क्या होगा, क्या मैन होगा, एनिमल होगा, फायर होगा या फिर वाइंड हो जाएगा। तो हमारा जो यहाँ पर आंसर है यह हो जाएगा हमारा फायर, क्योंकि इस पूरे अथी में फायर की ही चर्चा की गई है, आग के बारे में चर्चा की गई है। इन फायर हिम दारूवाला टाल के अबाउट ए, तो यह बर्निंग हार्ट के बारे में बताते हैं, जहाँ पर चिता को जलाया जाता है उसके बारे में, बर्निंग हार्ट के बारे में। द रेडनेस ऑफ द फायर अपेयर्स टू द पोएट, तो जो आग की रेडनेस है उसे क्रूअल बताते हैं, जो के.एन. दारूवाला जी है उन्हें क्रूअल बताते हैं। और देखिए यहाँ पर टावर ऑफ साइलेंस इज रिलेटेड
तो यह जो है पार्सियन से यह यानी कि जोरोस्ट्रियन से यह रिलेटेड है, जो टावर ऑफ साइलेंस है। द स्नेक लुक्ड एट द पोइट, जो स्नेक है वह पोइट को किस प्रकार देखता है, तो वह वैगुली देखता है, धुंधला तरीका से देखता है, याद रखिएगा। एंड स्टूप एंड ड्रैंक ए लिटिल मोर इज फ्रॉम, एंड स्टूप्ड एंड ड्रैंक ए लिटिल मोर फ्रॉम, तो यह कहाँ से लिया गया है, यह लिया गया है स्नेक से, कि वह थोड़ा सा अपने सर को उठाता है और फिर सिप सिप करके वह पानी को पीता है। ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग इज फ्रॉम, तो यह भी हमारा स्नेक से लिया गया है कि अपने सिर को वह ऊपर उठाता है और पानी को पीता है। D.H. लॉरेंस एक्सल्ट्स द वैल्यू ऑफ प्रिमिटिव लाइफ, और ये भी आप लोग याद रखिएगा कि जो स्नेक चैप्टर के जो लेखक है D.H. लॉरेंस, उनका जो पूरा नाम है डेविड हार्बर्ट लॉरेंस, याद रखिएगा आप लोग, डेविड हार्बर्ट लॉरेंस। और इनका जो जन्म है यह इंग्लैंड में हुआ था, इनका जो जन्म है वह इंग्लैंड में हुआ था। और देखिए वैल्यूज ऑफ प्रिमिटिव लाइफ, यह भी स्नेक से लिया गया है, यहाँ पर देख लीजिएगा। द पोइट वाज डैश ड्रेसेड व्हेन ही सॉ द स्नेक, जब वह स्नेक को देखते थे तो वह क्या पहने हुए थे, तो वह पैजामा में थे, याद रखिएगा, इन पैजामा। Someone was before me at my water troughs and I like a second comer waiting is from, वह बताते हैं कि जैसे कि मैं एक सेकंड कॉमर हूँ, यानी कि मेरे पहुँचने से पहले ही एक आ चुका था एक जीव जो कि एक स्नेक था, याद रखिएगा। और यह जो लाइन यह कहाँ से लिया गया था, तो यह स्नेक से। द पोइट इज डैश द स्नेक, तो यहाँ पर हो जाएगा अफ्रेड ऑफ। द पोइट इज डैश इज ए स्नेक, यहाँ पर हो जाएगा अफ्रेड हो जाएगा, याद रखिएगा, यहाँ पर अफ्रेड हो जाएगा। और चलिए हम लोग आगे फिर क्वेश्चंस को यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर देखिए जो 84 नंबर क्वेश्चन, द पोइट इज, यहाँ पर एक बार मिला लीजिएगा कि अफ्रेड होगा या फिर इन अ वे ऑफ होगा, इसमें ज़्यादा सा कन्फ्यूजन, ये आप लोग मिला लीजिएगा। और चलिए, इन अकॉर्डिंग टू द पोएम स्नेक, ब्लैक स्नेक आर कंसीडर इनोसेंट फ्रॉम, तो यहाँ पर जो कहाँ के जो स्नेक है उसे इनोसेंट माना जाता है, वह सिसिली के बारे में बात करते हैं, सिसिली के बारे में, सिसिली के, इटली के सिसिली में, याद रखिए। ही ड्रैंक इनफ एंड लिफ्टेड हिज हेड ड्रीमली एज वन हु हैज ड्रंकेड इज फ्रॉम, यह भी जो लाइन है यह स्नेक से लिया गया है, कि अपने सिर को ऊपर उठाता है फिर नीचे करके वह पानी को पीता है, वाटर ड्रॉप से। ए डैश इज मेंशन इन द पोएम स्नेक, द कैरब ट्री को यहाँ पर मेंशन किया है, कैरब ट्री के बारे में। ए स्नेक अपीयर्ड ऑन ए ट्रॉप ऑफ द डैश टू सिप वाटर, डैश टू सिप वाटर, तो यहाँ पर हो जाएगा पोइट, वह खुद गए हुए थे, यहाँ पर एक जो घड़ा होता है उसे लेकर गए थे पानी, जब उन्हें प्यास लगा हुआ था, और उस वक्त गर्मी का दिन था, वह समर टाइम था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। देयर इज ए हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव लव इज फ्रॉम, तो यह जो लिया गया है हमारे, यह लिया गया है माई ग्रैंड मदर हाउस से, जो जिसके लेखक है कमला दास जी, याद रखिएगा, कि जहाँ मुझे इतना प्यार मिलता था उस जिस घर में, वो उसमें अब मेरी दादी नहीं रही, जिसमें दादी के बारे में हमने चर्चा कर दी है। कमला दास इज पोइटेस्ट, तो कमला दास जी एक इंडियन पोइट है, याद रखिएगा। हु रोट द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स, तो इसके लेखक है कमला दास जी, याद रखिएगा, कमला दास जी। कमला दास हैज अर्नड ए रिस्पेक्टेबल प्लेस इन बोथ इंग्लिश एंड मलयालम हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी। Who often I think going there to peer through blind eyes of windows is from, तो यह भी है ग्रैंड मदर हाउस से लिया गया है। द ग्रैंड मदर्स हाउस फेल आफ्टर हर डेथ, तो यहाँ पर जो होगा साइलेंट हो जाएगा, साइलेंट। और यहाँ पर जो है डैश स्पेंट हर चाइल्डहुड डेज विथ हर ग्रैंड मदर हाउस, तो यह कमला दास जो है अपने बचपन के दिनों में अपने दादी माँ के साथ बिताया था समय को। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं, और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि यह वीडियो कैसा लगा, और आगे आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए ये भी आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो चलिए, धन्यवाद।